श्रीमती अर्चना शर्मा जी को ये सूत की माला पहनाकर आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच हैं श्री रफी खान विधायक, माननीय विधायक आदर्श नगर, डॉक्टर अरुण गर्ग प्रबंध निदेशक रीको, आपसे अनुरोध। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमने माननीय का स्वागत और अभिनंदन हृदयस्थ भावों से किया और अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमती बीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग और वाणिज्य, खान भू विभाग और पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान मिशन 2030 पर विभागीय उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण हम तक पहुंचाएं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप सभी अतिथियों का स्वागत करें। श्रीमती बीनू गुप्ता। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्माननीय उद्योग मंत्री जी, माननीय राजीव अरोड़ा जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी, अर्चना शर्मा जी, अमीन कागजी जी, रफीक खान साहब, रत्न व आभूषण उद्योग से जुड़े हुए हमारे उद्यमी, ज्योतिषीगण और हमारे भारी संख्या में आए हुए कारीगर भाई बहन, साथी अधिकारीगण, मीडिया के साथी, राजस्थान मिशन 2030 के इस संवाद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच इस संवाद कार्यक्रम में पधारे हैं और ये पहला इस प्रकार का संवाद कार्यक्रम है। इसका आगाज आज यहीं से हो रहा है। स्वागत के साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो मिशन 2030 की अब तक की हमारी यात्रा रही है उद्योग और माइंस विभाग की, उसका भी एक छोटा सा स्नैपशॉट प्रेजेंट करना चाहती हूँ। राजस्थान मिशन 2030 का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहीं इसी सभागार में 22 अगस्त को किया गया। शिविर में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, रीको तथा खान और पेट्रोलियम विभाग की सहभागिता रही। इसमें औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यापारिक संगठन, प्रख्यात उद्यमी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स एडवाइजर्स और माइनिंग सेक्टर के प्रतिनिधि, इन लोगों ने भाग लिया और इसका सोशल मीडिया पर भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया। सर, ये एक लेखा जोखा है कि किस प्रकार हमने 24 अगस्त से अजमेर से अपना कार्यक्रम शुरू किया गया था और जिला स्तरीय परामर्श शिविर हम आयोजित करते गए। ये और अन्य जिलों का है। कुल मिला के 36 परामर्श शिविर आयोजित किए गए। लास्ट शिविर जयपुर में था अभी हाल ही में 14 तारीख को, जिसमें कि माननीय उद्योग मंत्री जी राजीव अरोड़ा जी आप लोग भी मौजूद थे। कुल जो हमारे इसमें पार्टिसिपेंट्स रहे इन 36 परामर्श शिविरों में वो करीब 3744 थे और हमें 2500 से भी ज़्यादा सुझाव इन शिविरों के माध्यम से प्राप्त हुए। जो सुझाव हमारे सामने उद्योग और माइंस विभाग के मिशन 2030 के विजन को लेकर आए हैं, उनका जो निचोड़ है उसको अगर मैं प्रेजेंट करूं तो उसमें ये बात उभर कर आती है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि एक समावेशी और विकासशील औद्योगिक इकोसिस्टम के साथ राजस्थान भारत के सबसे प्रतिस्पर्धी राज्यों में से एक बने। समावेशी की जब हम बात करते हैं तो उसका तात्पर्य ये है कि हमारे बड़े उद्योग और हमारे छोटे उद्योग यानी कि MSMEs दोनों की उसमें भागीदारी हो। और कंपटीशन आजकल बहुत है स्टेट्स के बीच में, इसलिए हमारा औद्योगिक विकास ऐसा हो कि ना हम अपने पड़ोसी राज्य जैसे MP, UP इनसे कम्पीट कर सकें, बल्कि साउथ के जो औद्योगिकीकरण में जो बहुत अग्रणी राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उनसे भी हम प्रतिस्पर्धा में ठहर सकें।
इन सारे सुझावों को जब हम कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं तो 6 मुख्य पिलर्स इसमें उभर कर आते हैं, जिसमें एक औद्योगिक बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी की बात है, MSMEs की बात है, उद्योग 4.0 की बात है, यानी कि परंपरागत तरीकों के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल हो, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स इत्यादि। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे लिए पहले भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है, और औद्योगिक विकास हमारा ऐसा हो जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो, उसको संरक्षित करता हो। औद्योगिक बुनियादी ढांचे की अगर बात करें तो पिछले 5 वर्षों में इस पर काफ़ी काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे हुआ है। रीको ने सब डिवीज़न लेवल तक औद्योगिक पार्क्स डेवलप किए हैं, लगभग 176 पार्क्स नए डेवलप हुए हैं और कुल मिला के आज की तारीख में 400 से ज़्यादा पार्क्स हैं। लेकिन जो डेवलप हुए हैं उनको फर्दर अपग्रेड करना कि वो स्मार्ट पार्क्स में कन्वर्ट हो सकें, ये एक सुझाव है। इसी प्रकार से बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जहाँ पर उद्यमी प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो ज़मीन और बिल्डिंग पे खर्चा करें, तो प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ का और ज़्यादा विकास हो, इसका सुझाव आया। और कुछ काफ़ी बड़े पार्क्स जैसे कि फर्नीचर पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन वैली, इस तरह के विकास करने के सुझाव हमारे पास आए। उद्यमियों से जब बात की गई तो इनपुट फैक्टर्स पर काफ़ी बात हुई और विशेषकर बिजली पर। उद्योगों के लिए बिजली एक बहुत ही क्रिटिकल इनपुट है और इसमें लगभग हर परामर्श शिविर में बिजली का बिंदु उभर कर आया। बिजली की गुणवत्ता की, उसकी प्राइसिंग की बात की गई और उसमें ये कहा गया कि जिस प्रकार से डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए नेट मीटरिंग प्रणाली है, उसी प्रकार से उद्योगों के लिए भी नेट मीटरिंग प्रणाली आए और नेचुरल गैस पे उद्योग शिफ्ट कर सकें, जैसे कि NCR रीजन में हुआ है, उसी प्रकार से पूरे प्रदेश में नेचुरल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फैलाव हो। DMIC के संदर्भ में पिछले 4 साल में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा क्षेत्र का लैंड एक्विजिशन पूरा हुआ और जोधपुर, पाली, मारवाड़ का लैंड एक्विजिशन प्रारंभ हो गया। तो इनका विकास 2030 तक पूर्ण हो और साथ ही जो 3 और नोड्स DMIC पर बनने हैं उनका भी कार्रवाई उन पे शुरू हो। लॉजिस्टिक कॉस्ट उद्योगों के लिए उनकी वायबिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और अच्छा रेल, रोड, एयर कार्गो, ICDs का नेटवर्क हो तो लॉजिस्टिक कॉस्ट 5 से 6% तक कम हो सकती है। तो एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एक्शन प्लान स्टेट के लिए बने ताकि इन एरियाज़ पर और काम किया जा सके। MSMEs के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी कुछ काम हुआ है, लेकिन उनके लिए वित्तीय संबलन एक मुख्य बिंदु के रूप में उभर के आया और हालांकि MLUPY जो मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना है उसका बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है, लेकिन इस दिशा में और कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें कि एक डेडिकेटेड MSME फंड की स्थापना का सुझाव है और 100% कोलैटरल फ्री लोन्स देने के लिए MSMEs को, उसके लिए भी एक 25% का ट्रस्ट राज्य का जो हो उसको बनाने की बात है। इसके अलावा हमारे कारीगर, वीवर्स, इनके लिए अधिक से अधिक क्लस्टर्स बनाना, खादी के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, इनके सुझाव आए हैं। और जो हमारी हस्तशिल्प पॉलिसी है वो भी ये कहती है कि 2030 तक हस्तशिल्प के क्षेत्र में हम 75,000 अधिक रोजगार सृजित करेंगे। उद्योग 4.0 यानी कि अत्यधिक आधुनिक जो सेक्टर्स हैं उसमें हम कैसे निवेश आकृष्ट करें, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, सोलर मॉड्यूल्स हों, एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजीज़ हों, इनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। साथ ही जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट, राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इनके और उद्योगों के बीच में अधिक तालमेल हो, कोलैबोरेशन हो, इस पर भी काम किए जाने की आवश्यकता है। एक्सपोर्ट लीडरशिप ये किसी भी राज्य के औद्योगिकरण में बहुत ही मायने रखती है। इसमें काफ़ी काम पिछले 4 साल में हुआ है।
सबसे महत्वपूर्ण कदम तो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन था और इसके अलावा अन्य स्कीम्स भी की गई, जैसे कि मिशन निर्यातक बनो, जिसका परिणाम ये है कि आज करीब 77,000 करोड़ का निर्यात राजस्थान से हो रहा है। पर इस दिशा में और ज़्यादा कदम उठाए जा सकते हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप एक्सपोर्ट्स के लिए भी तैयार हो। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने जो जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र के लिए उसको बूस्ट देने के लिए जो जेम बूट्स के लिए एक ज़मीन देने की घोषणा की है, ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। इससे और ज़्यादा निवेश भी आएगा और रोज़गार भी सृजित होगा। जीआई टैग्स भी अपने आप में एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के टैग्स हमारी प्रोडक्ट्स को एक इंटरनेशनल पहचान दिलाते हैं। कोटा डोरिया, ब्लू पॉटरी, इस प्रकार के हमारे करीब 21 जीआई टैग्स हमें मिल चुके हैं, लेकिन उद्देश्य ये है कि 2030 तक हम इस संख्या को 21 से बढ़ाकर 30 तक ले जाएं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुआ है। एमएसएमईज को 5 साल के लिए अप्रूवल्स, इंस्पेक्शंस, इनसे छूट दी गई। वन स्टॉप शॉप की स्थापना की गई इस दिशा में, लेकिन और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। जो राजनिवेश पोर्टल वन स्टॉप शॉप के लिए स्थापित किया गया, उसमें अभी ऑनलाइन सबमिशन होता है फॉर्म्स का, लेकिन जब वो विभागों में जाते हैं तो वहाँ पर वही जो ट्रेडिशनल तरीका है उसी तरह से काम होता है। तो इस प्रकार का हो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो जिसमें सभी विभागों में फेसलेस, पेपरलेस काम हो सके, और जो रिप्स के बेनिफिट्स हम लोग देते हैं, विभाग देता है, इनका भी ऑनलाइन डिसबर्समेंट्स की व्यवस्था हो। तो इस तरह से डिजिटाइजेशन को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। औद्योगिक विकास की जब हम बात करते हैं तो आजकल पर्यावरण उसका एक अभिन्न अंग है। तो औद्योगिक विकास ऐसा हो जिसमें कि हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रह सके। एसटीपीज के पानी का उपयोग उद्योगों के लिए हो सके, इसके लिए रिसाइकलिंग हब्स बनाए जाने बहुत आवश्यक हैं। ये काम अभी बहुत अच्छे से उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली कुछ जगह हो रहा है, लेकिन इसका और विस्तार किया जा सकता है। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है, उसके लिए कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधाएं विकसित करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सीईटीपीज़ जो बन गए हैं उनको अपग्रेड करना और नए सीईटीपीज़ स्थापित करना, ये कुछ इस तरह के कदम हैं जो कि हमारे औद्योगिक विकास के साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित रखेंगे। तो ये जो 2500 सुझाव आए उनका एक निचोड़ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आज के इस संवाद कार्यक्रम में मैं समझती हूँ कि कुछ और सुझाव आएंगे और उन पर भी विचार किया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग। और हमारे बहुत सारे अतिथि हमारे बीच हैं। हमारे जो उद्बोधन हम दें, अनुरोध करना चाहूँगी कि सिर्फ सम्मानित मंच और अतिथियों का संक्षेप में उद्बोधन का प्रारंभिक उद्बोधन दें, क्योंकि समय की कमी के कारण सबके नाम ले पाना मुमकिन नहीं हो पाता। स्वाधीनता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया कि 7 वर्ष बाद वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का सिरमौर राज्य बनाने का। और आज इसी श्रृंखला में उद्योग और वाणिज्य विभाग का राजस्थान मिशन 2030 का ये संवाद कार्यक्रम, कैसा होगा हमारा राजस्थान, हमारे संकल्पों का राजस्थान, आइए देखते हैं छोटी सी लघु फिल्म। ऐसी जंजीर बनाएंगे, मजबूती से इसको थाम के जाएंगे, गाएंगे हम सब गाएंगे, जश्न कर
कमान को रखना, नजर टिकाना है, कदम उस तरफ बढ़ते जहां निशाना है, दृश्य इसका देखो कितना सुहाना है, बस बोल नहीं ये हम करके दिखाएंगे, छाएंगे हम ही छाएंगे, राजस्थान प्रथम बनाएंगे, आएंगे गति बढ़ाएंगे, राजस्थान प्रथम बनाएंगे। राजस्थान ने बीते 4 सालों में पिछली सरकार की तुलना में 4 गुना ज्यादा तेजी से प्रगति की है। यही वजह है कि आज 11.04% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। दूध और ऊन उत्पादन में राजस्थान नंबर 1, तिलहन, दलहन, बाजरा और सरसों उत्पादन में राजस्थान नंबर 1, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान नंबर 1, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा काम देने में राजस्थान नंबर 1, 21 लाख किसानों का 15,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया। देश भर में सबसे ज्यादा 309 कॉलेज राजस्थान में खोले, जिनमें 132 महिला कॉलेज। देश भर में सबसे ज्यादा 10 नई यूनिवर्सिटी राजस्थान में खोली जा रही हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य। इसके अलावा ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो राजस्थान के सिवा देश के किसी राज्य में नहीं है। सिर्फ राजस्थान में देश भर में सबसे सस्ता केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर। राजस्थान में अनिवार्य FIR। सिर्फ राजस्थान में किसानों को 2000 यूनिट कृषि बिजली निःशुल्क। सिर्फ राजस्थान में पशुओं का 40,000 रुपए का निःशुल्क बीमा। सिर्फ राजस्थान में लंपी से मारी गई दुधारू गायों के पशुपालकों को 40,000 रुपए प्रति गाय आर्थिक सहायता दी गई। सिर्फ राजस्थान में देश का सबसे बड़ा 25 लाख का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। सिर्फ राजस्थान में 10 लाख रुपए तक का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा। सिर्फ राजस्थान में दवा, जांच और इलाज बिल्कुल निःशुल्क। सिर्फ राजस्थान में मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट का कानून, यानी 125 दिन काम या 1,000 रुपए न्यूनतम पेंशन की गारंटी। सिर्फ राजस्थान में गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट के तहत गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा। सिर्फ राजस्थान में 1 करोड़ 15 लाख परिवारों को हर महीने निःशुल्क राशन। सिर्फ राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री, फ्यूल सरचार्ज नहीं। सिर्फ राजस्थान में 3200 प्लस इंग्लिश मीडियम स्कूल, 6 लाख बच्चे पढ़ रहे। सिर्फ राजस्थान में अनुप्रति कोचिंग में 30,000 बच्चों का कोचिंग फ्री। सिर्फ राजस्थान में सरकारी खर्च पर हर साल 500 बच्चों को विदेश में पढ़ाई। सिर्फ राजस्थान में उड़ान योजना, हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क। सिर्फ राजस्थान में महिलाओं को स्मार्टफोन। सिर्फ राजस्थान में कॉलेज गर्ल्स को हर वर्ष 30,000 स्कूटी। सिर्फ राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरों में 125 दिन की रोजगार गारंटी। इस सारी उपलब्धियों को हासिल करने के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ अब हम राजस्थान मिशन 2030 पर काम कर रहे हैं। इस मिशन का लक्ष्य है 2030 तक अपने प्रदेश की प्रगति 4 गुना से 10 गुना करना और जो जीडीपी पिछले 5 साल में करीब 9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए हुई है, उसे अगले 7 साल में 30 लाख करोड़ रुपए ले जाना। इस तरह हम मिलकर 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 प्रदेश जरूर बनाएंगे। जन सम्मान, जय राजस्थान, जय हिंद। जन सम्मान, जय राजस्थान। बेशक हम सबको राजस्थान पर गर्व है। स्वर्णिम राजस्थान, हमारा राजस्थान और हमारे इस राजस्थान का गौरव हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। 2030 हमारा राजस्थान होगा देश का सिरमौर और हमारे बीच हैं श्रीमती शकुंतला रावत, माननीय मंत्री उद्योग वाणिज्य। आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाएं माननीय मंत्री महोदया।
मंच पर उपस्थित आज की राजस्थान मिशन 2030 संवाद कार्यक्रम में राजस्थान की आन बान शान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सम्माननीय मंत्री महोदय प्रताप सिंह जी खाचरियावास, सम्माननीय विधायक रफीक खान जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय राजीव अरोड़ा जी, संजय बाफना जी, अर्चना जी, कुलदीप रांका साहब, वीणु गुप्ता जी, राजेश्वर जी, मनीषा अरोड़ा जी, प्रकाश राज पुरोहित जी, विशाल जी, गौरव जी, सभी सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी मुझसे ज़्यादा प्रबुद्ध जन, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। राजस्थान की मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, एक एक जो योजना बनाई, जो आपने अभी देखा कि जनता की राय से, जनता की सलाह लेकर जो जनता की जो इच्छा थी वो सामने लाए। मैं तो एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगी कि हमारे जब मुख्यमंत्री महोदय के पास बहुत सारी जनता मिलने आती है तो एक डेलीगेशन आया मजदूरों का, जो एक जिले से दूसरे जिले में काम करते हैं मजदूर। वो बंजारों का डेलीगेशन था, मुझे आज भी याद है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने दवा फ्री, जांच फ्री कर रखी थी, तो उन्होंने कहा कि साहब एक छोटा सा काम और कर दियो। कि बोले क्या करना है? बोले साहब 10-5 रुपया अस्पताल में फीस लागे से उन्हें भी वाभी कोनी लागे मारी, ऐसो काम कर दियो आप। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने वो, मुझे लगता है कि उसी टाइम सुनकर के दिमाग में सोच लिया होगा कि आज के बाद तुम्हारा 10 रुपया भी नहीं लगेगा। तो उस बात को सुनना और दिमाग में रखना बहुत बड़ी बात होती है। उद्योग के क्षेत्र में हमारी एक एक योजना, चाहे हस्तशिल्प नीति बनाना हो, भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी योजना हो, जिसमें मैं स्वयं अभी हमने पिछले महीने 22 तारीख को पूरे राजस्थान में कैंप लगाकर बैंकर्स को भी बुलाया और जो लोन देने का काम किया, वहां पर महिलाएं आई थी। मेरे को याद है कि 3 लाख, 5 लाख और बुटीक के लिए जूते का काम करने के लिए हमने 10 लाख तक लोन वहीं स्वीकृति उनको कागज दिया तो उनकी आंखें भर आई थी। धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री महोदय को कि हमारे को यहाँ बुलाया। नहीं लोन के लिए चक्कर काटते हैं लोग, हमें आपने बुलाया यहाँ पर जिला उद्योग केंद्रों पर और लोन दिया, भगवान भला करे। तो ऐसी एक एक योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई, रिप्स, होटल्स को इंडस्ट्रीज का दर्जा देना, स्टाम्प ड्यूटी 0%, कन्वर्जन चार्ज नहीं, बिजली कर नहीं, भूमि कर नहीं, मंडी कर नहीं। तो ये सारी किस लिए दी गई? पहली बार राजस्थान में प्रत्येक जिले में रोड शो हुए और उसमें छोटे छोटे उद्यमी जिनके उद्योग धंधे कोरोना में बंद हो गए थे, वापस से उनको राज उद्योग मित्र पोर्टल पे आवेदन करके 5 से 10 मिनट में सर्टिफिकेट दे करके उन्होंने अपने उद्योग धंधे स्थापित किए। और मुझे खुशी है, वीणु जी है, राका जी है, सभी मेरे जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने प्रत्येक जिले में 50 से ऊपर 70-76% तक हमारे जिले में जो छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग धंधे वो स्थापित कर दिए गए हैं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है। और चाहे कोई भी विभाग हो, राजस्थान की चिरंजीवी योजना में मैंने खुद ने देखा है, लोग लिखवाने आते थे कि मैडम लिख दो मुख्यमंत्री राहत कोष से, हमें इसमें मदद मिल जाए। लेटर पैड पे लिखकर हम मुख्यमंत्री जी को देते थे। लेकिन आज वो ये जो चिरंजीवी योजना, आप और हमको शायद पता नहीं है, लेकिन कभी हॉस्पिटल जाकर देखें कि मैंने खुद ने देखा कि किडनी फेल हो गई थी, सीकर की मैं प्रभारी हूँ, वो माँ आई कि हमारे कई बेटियों पे आज भी हिंदुस्तान में मान्यता है कि अगर मुख्यमंत्री जी की चिरंजीवी योजना नहीं होती, मैडम किडनी मैंने दे दी थी लेकिन मेरा लाल आज जिंदा नहीं होता। अगर अशोक गहलोत जी की ये योजना नहीं होती तो मैं धन्यवाद देती हूँ। तो उनकी आंखें छलक आई, बोल नहीं पाई। वो औरत धन्यवाद दे रही है जिसके सुहाग को बचाने का काम किया, वो बहन धन्यवाद दे रही है जिसके भाई को बचाने का काम किया,
वो माँ आशीर्वाद दे रही है, जिसकी लाल को बचाने का काम किया वो राजस्थान सरकार ने ऐसे काम किए हैं। तो क्यों नहीं, हमें भी सोचना चाहिए कि एक एक योजना इस तरीके की बनाई कि हर वर्ग टच है। जो अनाथ हो गए कोरोना में बच्चे, उनके परिवार में से एक जने को सरकारी नौकरी देने का काम किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। अगर उस घर में बेटी जवान है तो उसके खाते में 5 लाख रुपए डालने का काम किया, कोई भी चोलन नहीं है तो वो भी काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। वो महिला जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दूध बेचकर काम चलाती है और उसकी गाय लंपी में मर गई, अभी हमने देखा जयपुर में भी प्रोग्राम हुआ था, लेकिन वो महिलाएं ज्यादा करती हैं ऐसा काम। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने 2 गाय 40-40 हजार की खरीद करके दोबारा से काम शुरू किया, वो आपको दुआ दे रहे हैं। तो मैं भी आपसे इतना ही कहकर आप सभी अपनी अपनी राय दे, में ज्यादा नहीं दूंगी, लेकिन 2 लाइन मैं भी कहना चाहूंगी, आप सभी से उम्मीद रखती हूं इसलिए कि हे पवन देवता, हे पवन देवता, आप हवा चलाए जाएं, फूल और पत्तों से सजा दूंगा इस धरा को। हे पवन देवता, आप हवा चलाए जाएं, फूल और पत्तों से सजा दूंगा इस धरा को। हे राजस्थान की प्रजा, जनता जनार्दन, आप कांग्रेस को वोट देते जाइए, इस धरा के हर प्राणी की योजना से सजा दूंगा। मैं अशोक गहलोत हूं, मैं अशोक गहलोत हूं। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया, आपके इस ऊर्जावान और ओजस्वी उद्बोधन के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सीधे लोगों के बीच जाकर संवाद करना यशस्वी मुख्यमंत्री जी की चिर परिचित शैली है और कदाचित उनके सीधे संवाद इस ताकत ने प्रदेश में हर क्षेत्र में व्यावहारिक और मील का पत्थर साबित हो रही योजनाओं और आप सबकी सहभागिता के माध्यम से राजस्थान विजन 2030 के साथ बनेगा राजस्थान हिंदुस्तान का सिरमौर, और इसके लिए आप सबकी सहमति जोरदार तालियों के माध्यम से। और हमारे बीच आज जेम्स ज्वेलर्स सेक्टर, रत्न विक्रेता, ज्योतिष सेक्टर, कारीगर और हस्तकार सेक्टर से सभी विशेषज्ञ और हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम करते हैं उनसे संवाद। और इस क्रम में सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे श्री राजीव अरोड़ा, प्रमुख रत्न उद्यमी, फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्टर्स के अध्यक्ष फोर्टे। आपसे अनुरोध, श्री राजीव अरोड़ा जी आए और अपना संवाद, अपनी बात हम सब तक पहुंचाएं। नमस्कार साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम है जिसमें हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जननायक और राजनीति में जिनको जादूगर कहते हैं, हम इनको बोलते हैं जौहरियों के जौहरी और राजनीति के जौहरी, जो हर कार्यकर्ता, हर इंसान को समझते हैं, गरीब को गणेश मानते हैं, आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, मेरे सामने उपस्थित रत्न जवाहरात व्यापार से जुड़े हुए सभी व्यापारीगण, सभी कारीगरगण, इससे जुड़े हुए ज्योतिषगण और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, दिखाई ब्रह्म क्या देवे जो न हो ज्ञान की आंखें। किसी ने बात कही है और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के जिन्होंने इस बात को समझा कि जयपुर की जो लाइफ लाइन है, जयपुर में लाखों परिवार जवाहरात उद्योग से, रत्न उद्योग से सीधे तौर से और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने जब भी मुख्यमंत्री बने, अब के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, जयपुर को जो पिंक सिटी है, जो गुलाबी नगरी है, उसको जैम सिटी में तब्दील करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करी। चाहे पहले वैट का समय था, सेल्स टैक्स का समय था, तो जैम्स के ऊपर, ज्वेलरी बिजनेस के ऊपर सबसे कम टैक्स राजस्थान में। उसके बाद जयपुर के सीतापुरा में पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ फर्स्ट, उसके बाद SEZ सेकंड
उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम एंड ज्वेलरी के लिए रिको के अंदर जमीन दी, किसने दी? अशोक गहलोत जी ने। जिस दिन वहाँ पे गए, हमने उनसे अनुरोध करा कि सर सामने का एक प्लॉट पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हॉस्टल बने, बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, जवाहरात के बारे में ट्रेनिंग लेने आते हैं, डिज़ाइनर आते हैं, उनको जगह मिल जाए। एक मिनट भी नहीं लगाया, हाथ की हाथ घोषणा करी कि यहाँ पे हॉस्टल बनेगा। और आज IIGG के बच्चे भी शायद यहाँ पे आए हुए होंगे, आए हुए हैं, हाँ। वो हॉस्टल उसी दिन बन के तैयार हो गया। उसके बाद में मैं फोरे का अध्यक्ष पिछले 20-22 साल से हूँ एक्सपोर्टर्स का। हम लड़ रहे थे इस बात के लिए कि जयपुर में एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर बने। माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, सीतापुरा में जो आपको एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर दिखता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यकाल में बना। और अभी कुछ दिनों पहले जोधपुर में हमने एक इंटरनेशनल एक्सपो करा। मैंने मुख्यमंत्री से मांग करी कि जैसा जयपुर में सेंटर है, जोधपुर में भी निर्यात को बढ़ाने के लिए एक बड़ा सेंटर बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त घोषणा करके REPC को जमीन के लिए हाँ कर दी और अब एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जोधपुर के लिए बनेगा, जिससे कि निर्यात बढ़ सके। दोस्तों, एक ये सोचने की बात है कि राजस्थान में निर्यात जब 2018 के अंदर ये सरकार आई थी तब लगभग 40,000 करोड़ का होता था, और अभी बीनू गुप्ता जी बता रही थी निर्यात पहुंच गया 78,000 करोड़। दुगना, लगभग दुगना निर्यात पिछले 4-5 वर्षों में। पूरे देश में जो लैंडलॉक्ड स्टेट है उनमें राजस्थान का जो प्रयास है वो सबसे ज़्यादा है। और संभव कैसे हुआ? इस बीच में कोरोना आया, और कोरोना काल में जो गवर्नेंस, जो मैनेजमेंट राजस्थान की सरकार का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, पूरे देश में उसकी सानी नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं रोज़ बात करता था सीतापुर में हमारे औद्योगिक क्षेत्र के भाइयों से, और बात होती थी कि हम कैसे यहाँ पे फैक्ट्री चलाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रोटोकॉल का पालन करो, आप बस लेके जाओ, कारीगर वहाँ पे जाए, ध्यान रखो किसी को कोरोना ना हो। काम चालू रहा, और उसकी वजह से जब मुंबई में 6-6 महीने तक फैक्ट्रियाँ खुली नहीं, जवाहरात का उद्योग खुला नहीं, जयपुर के अंदर सीतापुरा की, विश्वकर्मा की, जोटवाड़ा की फैक्ट्रियाँ चालू रही। और उसके बाद जो आपको नजर आया 37% एक्सपोर्ट बढ़ गया राजस्थान में। पिछले 2020-21 में हम जवाहरात की इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, लगभग 4,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, और 22-23 के अंदर मुख्यमंत्री महोदय कि 9,000 करोड़ रुपया पहुंच गया है, 9,000 करोड़ रुपए, जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हमारे राजस्थान के अंदर आपको मालूम है कि जो जवाहरात का जो उद्योग है ये प्रदूषण रहित उद्योग है। प्रदूषण रहित उद्योग के साथ साथ हम जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, और जयपुर में सबसे बड़ा व्यापार होता है एमरेज का, पन्ने का। तो ये जो शहर है उसमें जयपुर के नागरिकों की सेहत तो रहे गुलाबी और जयपुर रहे हरा भरा, ये संदेश जाता है इस जेम सिटी से, इस पिंक सिटी से। जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं जो हैं, जो उन्होंने निरोगी राजस्थान की कल्पना करी, जो राइट टू हेल्थ दिया है, उसके अंदर जयपुर का जवाहरात उद्योग जो है वो अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। मैं कुछ चीज़ों के बारे में मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि हमारा अतीत बहुत अच्छा है, जयपुर की बहुत बड़ी सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा है, लेकिन वर्तमान जयपुर के विकास में जयपुर के रत्न व्यवसायियों ने अपनी अलग भूमिका निभाई है। महावीर कैंसर अस्पताल हो, काला फैमिली, कोठारी फैमिली, दुर्लभ जी अस्पताल हो, दुर्लभ जी फैमिली, राज मंदिर हो, गोलचार सुराना फैमिली, ये ऐसे मॉन्यूमेंट्स बना के यहाँ पे जवाहरात के लोगों ने दिए हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो आपने जेम बोर्ड की घोषणा करी है मुख्यमंत्री महोदय, एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। पूरी दुनिया के अंदर पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार रंगीन रत्नों का जो जेम बोर्ड बनेगा, उससे 60,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज ये उद्योग जो है न केवल जयपुर बल्कि अन्य जगहों पे भी फैल रहा है। डिग्गी मालपुरा जयपुर से 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आज की तारीख में जेम स्टोन की कटिंग पॉलिशिंग हो रही है। धौलपुर में स्टोन की कटिंग पॉलिशिंग हो रही है। गांव-गांव के अंदर हीरे कटिंग हो रहे हैं। सीतापुरा के अंदर आप जाएं, कालवाड़े में जाएं, वहाँ पे हीरा कटिंग होती है। मेरा सोचना यह है कि आने वाले समय के अंदर जयपुर की जो चुनौती है
वो बैंकॉक जैसे शहर के साथ है, थाईलैंड के। यहाँ पे एक ऐसा केंद्र सरकार से बात करके कस्टम्स का एक ऐसा केंद्र बनना चाहिए जिसमें रफ स्टोन यहाँ पे आ सकें, व्यापारी जाके उसके अंदर रफ स्टोन सेलेक्ट कर सकें, जो माल पसंद आए उसके बाद कस्टम ड्यूटी लेके उसको छोड़ दिया जाए, बाकी सामान वापस चला जाए। जिस दिन ये योजना चालू हो जाएगी उस दिन आप देखना राजस्थान में रोजगार भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा और राजस्थान सरकार को भी टैक्स ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ साथ हमको कोशिश करना चाहिए कि जो भविष्य में राजस्थान सरकार के विज्ञापन हो उसमें जयपुर को जैम सिटी की तरह पॉपुलर करना चाहिए। जयपुर की ब्रांडिंग जयपुर के जवाहरात उद्योग ने इतनी कर दी है कि दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कंपनी है परफ्यूम की बुशरो, उसने नया परफ्यूम निकाला है जो अंगूठी की शेप में बनी हुई बोतल है, उसका नाम क्या है? जयपुर। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जयपुर को पूरी दुनिया के अंदर इस तरह से आगे माना जाता है। यहाँ बहुत सारे स्वर्णकार साथी आए हुए हैं, उनकी लंबे समय से मांग थी कि एक स्वर्णकार लोगों के लिए एक बोर्ड बने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी घोषणा करी है, राजस्थान में पहली बार स्वर्णकारों के उत्थान के लिए बोर्ड बनने जा रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की विश्वकर्मा कल्याण योजना, जिसमें 1 लाख आर्टिजन को 5,000 रुपये का औजार आप खरीद सकते हैं। 1 लाख आर्टिजन 5,000 रुपये का औजार खरीद सकते हैं बिना किसी ऋण के, बिना किसी ब्याज के। जो आर्टिजन हमारे बैठे हुए दस्तकार बैठे हुए हैं, अगर आपके पास आर्टिजन का कार्ड हो तो 3 लाख रुपए की आपको आर्थिक सहायता बिना ब्याज के राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान करी जाती है कोई प्रदेश जिसमें ऐसा काम होता हो? और इस बात को ही देख के जो केंद्र सरकार ने नई स्कीम निकाली है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके अंदर जयपुर को रत्न उद्योग से जोड़ा गया है। मतलब जयपुर का जो रत्न उद्योग है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में केंद्र सरकार की योजना में आया है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही राजसिको के दिल्ली ऑफिस में राजस्थली में हमने उस योजना को लॉन्च करा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजसिको का आपने मुझे चेयरमैन बनाया। पिछले 60 साल में 1961 में ये कॉरपोरेशन बना था और ये जब मैंने देश में गया ये कॉरपोरेशन बंद होने वाला था। मैं आपको बड़े गर्व के संग कहता हूँ कि पिछले 2 साल के अंदर हमने 60 साल में सबसे ज़्यादा लाभ कमाया और इसको प्रॉफिट भी लेके आए हैं। और आपके प्रयासों से 5 नए इनलाइन कंटेनर डिपो बन रहे हैं। जयपुर से जो जवाहरात का एक्सपोर्ट होता था एयर कार्गो से, अब आने वाले समय में उदयपुर से भी होगा। उदयपुर के अंदर भी नया एयर कार्गो जल्दी ही बनने वाला है। मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करना, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हैं कि हमने एक मिशन निर्यातक बनना शुरू करा और हमने चाहा कि जयपुर का जो भी निर्यातक है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो खुद एक्सपोर्ट करे, 10,000 नए निर्यातक जोड़ें। लेकिन आज मुख्यमंत्री महोदय मिशन 2030 की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये एक आरंभ ही उनका प्रसंग है। आप ये देख लो जयपुर की जनता आपको कितना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आई है। मैं अपनी 4 लाइन कह के बात खत्म करता हूँ। ऊंचाई पर वही पहुँचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोचते हैं। ऊंचाई पर वही पहुँचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोचते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव अरोड़ा जी, आपकी परिकल्पना के लिए, आपके सुझावों के लिए। और हम सभी विशेषज्ञों से आपसे संवाद करें उसके पहले एक बहुत विनम्र अनुरोध आपसे करना चाहेंगे। आप सभी का संबोधन में नाम ना लेते हुए सम्मानित मंच के साथ बेहद संक्षेप में केवल 2 मिनट में अपनी बात को आप यहाँ रखें, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें। और इस क्रम में अनुरोध करना चाहेंगे श्री प्रमोद अग्रवाल डेरेवाला, अध्यक्ष जेम्स बोर्ड और नेशनल जेम्स और ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया, आप वहीं से माइक वहाँ पहुँचा दें, आप वहीं से अपनी बात रखें। अपने स्थान से ही आप सभी से अनुरोध, अपने स्थान से ही हमारे जो व्यवस्था में लोग हैं वो माइक वहाँ तक पहुँचाएं। जी। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी एंड मंच पर सम्मानित सदस्य, सर्वप्रथम मैं आपके बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो मिशन 2023 आज आपने प्रोग्राम रखा है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें।
तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे इंडस्ट्री की तरफ से, जो जेम्बूर्स के लिए जो आपने ज़मीन आवंटित की है उसके लिए। और ये बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान के, और ये 30 साल से बहुत ये हमारा पेंडिंग था जो आपने ये करके दिया है। इससे 60,000 लोगों को रोजगार बढ़ेगा, प्लस ये दुनिया में पहला, जैसे राजीव जी ने बताया, पहला कलर स्टोन का बूट्स होगा ये। और ये जो इतना आपने जिस जगह पर ये ज़मीन दी है इतना इंटीग्रेटेड है कि जहाँ पर सब। प्रमोद जी से अनुरोध, आप यहाँ पोडियम पर आकर अपनी बात रखें। सर, आपने जो जेम्बूर्स की ज़मीन दी है ना सर, ये राजस्थान में एक्सपोर्ट और टैक्स कलेक्शन, और 60,000 तो हम बता रहे हैं लेकिन इससे ज़्यादा ही लोगों को फ़ायदा मिलेगा। प्लस जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर ऑफिसेज लेंगे, क्योंकि ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कलर स्टोन जो है रॉ मटेरियल होता है, तो बाहर की कंपनियां यहाँ से कलर स्टोन प्रोक्यूर करेगी। और ज्वेलरी की जो यूनिट्स आपके कार्यकाल में जो SEZ 1, 2 और PIP जोन्स, उन यूनिट्स को भी उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो विदेशी कंपनियां यहाँ पर अपनी रफ भी बेचेंगी, कलर स्टोन ट्रेडिंग भी करेगी। प्लस इसमें आपने जो एक अच्छा कार्य हमको जो सौंपा है, इसमें ज्वेलरी का भी ऐड किया है आपने, जेफ्स एंड ज्वेलरी बूट्स। ये दुनिया में पहला होगा, जैसे राजीव अरोड़ा जी ने बताया। जेम्बूर्स जिस जगह आपने सर ये ज़मीन दी है, ये दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि इतना इंटीग्रेटेड, जहाँ पर आपके 3 जोन्स हैं, EPIP जोन, SEZ जोन, SEZ 2, और साथ में एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर्स और होटल्स, जो कि आने वाले जो हमारे कस्टमर्स होंगे, जो लोग आएंगे, उनके लिए भी रहने की सुविधा है वहाँ पर। तो दुनिया में कहीं भी ऐसी इंटीग्रेटेड जगह नहीं है जो आपके इस जयपुर शहर में है। और उसी के पास में जो लेबोरेटरी है, जो इंस्टीट्यूट है, ये सब उसी के 1-2 किलोमीटर दायरे में है सब चीज़ें। ये कहीं दुनिया में कहीं नहीं है चीज़ें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आग्रह करूंगा कि राजस्थान में कलर स्टोन के साथ साथ बहुत सारा ज्वेलरी का व्यवसाय होता है, और मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग शहरों में भी होती है। जैसे बीकानेर है, कुंदन मीना ज्वेलरी है, नाथद्वारा में चांदी की ज्वेलरी है, और रतनगढ़ और छोटी छोटी जगहों पर तो हमने क्लस्टर मैपिंग कराई थी जब मैं पूर्व JJP से चेयरमैन था। उस क्लस्टर मैपिंग के हिसाब से राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिससे कि हम बहुत हमारा एक्सपोर्ट मल्टीफोल्ड कर सकते हैं। उन क्लस्टर्स को रिहेबिलिट करके बिल्ड करना हमको करना चाहिए, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग सुझाव है। दूसरा, जो हमारी स्कीम्स हैं, जो अभी विश्वकर्मा स्कीम है, इसके लिए जो अभी बताया गया है, और अभी यहाँ पर BSS से भी आए हुए हैं, जो आर्टिजन एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष भी आए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो, जो कारीगर जिसके औजार नहीं खरीद पाते हैं वो भी औजार खरीद के और अपना माल बनाना शुरू करेंगे। मैं ज़्यादा समझ लूँगा, मुझे संक्षेप में बोला है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कार्यकाल में जो आपने एक ऐतिहासिक जो काम किए हैं, मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे इंडस्ट्री की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रमोद अग्रवाल डेरेवाला जी। और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लें ताकि सबकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। और इस क्रम में अनुरोध श्री अरविंद गुप्ता, अध्यक्ष सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, आप आएँ और अपनी बात रखें। श्री अरविंद गुप्ता। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत, मंच पर आसीन संबंध मंत्री, जिला प्रशासन, उद्योग और वाणिज्य के पदाधिकारीगण और मेरे अग्रज समस्त सहयोगी,
सामने बैठे मेरे जौहरी भाइयों और समस्त मेहमानों का मैं सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मुझे ये दायित्व दिया गया है कि मैं जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन की ओर से राजस्थान मिशन 2030 के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग व रीको लिमिटेड के समक्ष सुझाव प्रस्तुत करूं। इससे पहले कि मैं आपसे सुझाव साझा करूं, मैं इस मंच में सर्वप्रथम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपना साधुवाद प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने IIGJ को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्टल हेतु जमीन आवंटित करी और हाल ही में एसोसिएशन के भवन हेतु जमीन आवंटित की। हम आभारी हैं मुख्यमंत्री साहब और राजस्थान सरकार के कि उनके सहयोग और दूरदर्शिता के बगैर ये संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त विजन डॉक्यूमेंट 2030 के दृष्टिगत हमारे कुछ सुझाव हैं, जिनके क्रियान्वयन से सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ के कामगारों एवं समस्त जौहरी भाइयों को सीधा लाभ होगा। नई इकाइयों की स्थापना हेतु SEZ1 के साथ साथ EPIP के औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हो, जिसमें रत्न आभूषण इकाइयों के साथ साथ उनके सहयोगी इकाइयों MSME इकाइयों की पास के क्षेत्र में स्थापना की जा सके, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। छोटे आकार के औद्योगिक भूखंडों पर 15 मीटर के स्थान पर 25 मीटर ऊंचे भवन निर्माण की अनुमति दी जाए। हमारे उद्योगों के कर्मचारियों और कुशल श्रमिकों की सुविधा हेतु सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र को मेट्रो रेल सेवा और समस्त औद्योगिक क्षेत्र को शटल बस सेवा से जोड़ा जाए। राजस्थान सरकार से यह अनुरोध है कि वे औद्योगिक इकाइयों की जरूरतों और समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न विभागों की एकल खिड़की की स्थापना करें। रीको औद्योगिक इकाइयों के सुचारू संचालन हेतु पानी बिजली की आपूर्ति सुविधा उपलब्ध होवे, जिसके लिए औद्योगिक क्षेत्र को बीसलपुर पानी की सप्लाई से जोड़ा जा सके एवं औद्योगिक क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा सके। हमारे सुझावों से संबंधित विस्तृत प्रलेख हम उद्योग विभाग और माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करेंगे, ताकि इन सुझावों के क्रियान्वयन हेतु वे समुचित सहयोग और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी कर सके। मैं पुनः आप सबका अपने सहृदय धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं एवं मुख्यमंत्री जी को आगामी चुनावों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मेरा ये विश्वास है कि आपका जादू दोबारा चलेगा और आपका सानिध्य और आशीर्वाद हमेशा की तरह हमको प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्री अरविंद गुप्ता, अध्यक्ष सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन। और आप सभी को हम बता दें कि आप सबकी उपस्थिति विजन 2030 का बेहद गंभीर संवेदनशील संवाद कार्यक्रम में आप सब शामिल हैं। आप सबकी आहुति और आप सबकी उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ बहनें हमारी हैं जिनके पास जो बच्चे हैं छोटे, शायद बेचैन और परेशान हो रहे हैं, उनसे अनुरोध करना चाहेंगे वो बच्चों को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, बाहर इंतजार करें, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील कार्यक्रम है। श्री माता दीन सोनी, जनरल सेक्रेटरी सराफा ट्रेडर्स कमेटी, आपसे अनुरोध आप यहाँ पधारें और अपनी बात रखें। हमारा राजस्थान स्वर्णिम राजस्थान, और इस राजस्थान को विजन 2030 के माध्यम से हिंदुस्तान का सिरमौर बनाने के लिए आतुर आप सब हम सब। मंच पे विराजमान राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण, विधायकगण और इस सभागार में उपस्थित व्यापारी बंधुओं, ज्योतिष बंधुओं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, बहुत दिया, थोड़े की और जरूरत है। आपने हमें बहुत दिया है और जो दिया है उससे पूरा व्यापारिक समुदाय अभिभूत है। कुछ और अंश की जरूरत है जो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। आप 2030 का विजन लेके चल रहे हैं। आप निश्चित मानिए व्यापारिक समुदाय आपकी दूरदर्शिता का कायल है और हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, ये हमारा आपसे वादा भी है। महोदय, कुछ विसंगतियां की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।
17 के अंदर जीएसटी आई, उसमें नियम बने। 30 जून 2017 तक वेट में जो भी बुक्स में आपके पास राजस्व वो होगा, कर होगा, वह अगली साल आपको ट्रान 1 में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयरों में समावेश किया जाएगा। मुझे दुख है वह अब तक नहीं किया गया है। आपकी दूरदर्शिता और आपके विभाग बहुत संकल्पित है, लेकिन किंचित कारणों से यह रह गया है। आप 2030 के विजन लेके चल रहे हैं, ये छोटी सी बात है आपके लिए, आप इसको दूर करवाएं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने राजस्थान के अंदर स्वर्ण रजत कला बोर्ड बनाया, इसके लिए पूरा ज्वेलर समुदाय, पूरा स्वर्णकार समुदाय आपका अभिनंदन करता है। मैं उसी के अंतर्गत आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एक आप आर्टिजन नगर का विस्तार कीजिए, जैसे कि अभी आपने जैम्बूर्स का विस्तार किया है। जैम्बूर्स से हमारे जो भी ज्वेलर्स हैं और जो सराफा व्यवसायी है उनका व्यवसाय बढ़ेगा, लेकिन अगर एक कारीगरों के लिए भी आप विकास करेंगे तो उनको भी मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। आदरणीय, मैं निर्यात को बढ़ावा देने की बात करता था, पर माननीय अग्रज हमारे बड़े भाई साहब राजीव अरोड़ा जी ने बता दिया कि उदयपुर में कार्गो की स्थापना और की जाएगी। इसी प्रकार दूसरा बड़ा शहर जोधपुर है, कोटा है, वहां भी अन्य शहरों में भी यदि कार्गो का आप बनाएं तो वहां से भी निर्यात बहुत बढ़ेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि 2030 का जो आपका विजन है, इनमें ये चीजों को आपको समावेश करने के लिए आपको लागू करना चाहिए, यह हमारा आपसे अनुरोध है। आदरणीय, मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप पुनः 2030 में आएं और हम इन आंखों से आपको पुनः सुशोभित मंच पे देखें। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। श्री माता दीन सोनी, जनरल सेक्रेटरी सराफा ट्रेडर्स कमेटी, और कुछ बहनें लगातार वार्तालाप में लगी हुई हैं। पुनः विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे बहनों से, अपने वार्तालाप को थोड़ा सा विराम दे दें। और इस क्रम में श्री दुली चंद करेल, भारतीय स्वर्णकार संघ, श्री दुली चंद करेल जी आप आए और अपनी बात हम तक रखें। सचमुच राजस्थान बनेगा देश का सिरमौर, और हम ये कहेंगे कि एक नया राजस्थान बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं प्रगति की ओर जिस रफ्तार से, कर रहा हमको नमन ये विश्व भी उस पार से, पर अधूरी है कमी, छोटी छोटी कमियों के कारण मुक्त करना है हमें प्रदेश को उस भार से। श्री दुली चंद करेल जी। सम्मानीय मंच और अति सम्मानीय हमारा परिवार, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक दो शब्दों के साथ थोड़ा विषय से हटते हुए बोलूँगा कि किसी भी प्रगति कारक देश में या जिसने विकसित देश हैं, उनके दो लक्ष्य आप देखेंगे, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने एक लक्ष्य बहुत सुंदर साधा। इसके साथ साथ प्रगति के लिए गति अनिवार्य होती है आदरणीय, और उस गति के लिए पांवों का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। देश को दौड़ाना है तो पांवों को मजबूत करना पड़ेगा। ये हमारी एक बहुत बड़ा बृहद परिवार है। यहाँ सबसे बड़ी परेशानियां ये है कि जो छोटे छोटे हमारे हस्तशिल्पी हैं, स्वर्णकारों को कारीगर बना दिया गया। हमारे शास्त्रों ने परिभाषित अलग अलग ढंग से किया था। लकड़ी के कारीगर को लकड़ी के काम करने वाले को खाती या सुधार, स्वर्ण को आकार देने वाले को स्वर्णकार, लोहे को आकार देने वाले को लोहार। लेकिन दुर्भाग्य ने हमको कारीगर में समेट दिया। मैं बहुत बार इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि हम स्वर्ण को आकार देने वाले स्वर्णकार हैं, कम से कम हमें इतना सम्मान तो हमारा जिंदा रखें। आपसे एक निवेदन है सर कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज को, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को अरबों खरबों के लोन दिए जाते हैं, लेकिन एक स्वर्णकार को 3 लाख का लोन भी नहीं मिलता। आप अच्छी तरह जजवा लें, मेरी बात गलत निकले
तो आप जो बोलेंगे दंड ले लूंगा। इसके साथ साथ मैं ये जो मेगा क्लस्टर का प्लान है, ये सर मैं 2017 में पीयूष गोयल जी से मिलकर के मैंने विजन दिया था मेगा क्लस्टर्स का, कॉन्वेंट सेंटर्स का। जो यशोभूमि आप देख रहे हैं सर, वो कहीं न कहीं उस विजन में मेरा भी कहीं न कहीं योगदान, चाहे दिखे ना दिखे, घोषित हो न हो, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिएगा कि ये वही चीज़ है। वहीं पर होटल्स रहे, वहीं पर हम बाहरी विदेशियों को बुला सके, वहीं पर हम उनको सारी सुविधाएं दिला सके। कन्वेंशन सेंटर्स हो, 12 महीने 12 तरह के एग्जीबिशन चलते रहें, 12 सेक्टर के लगातार चले। हमारे विदेशी क्रेता आए, समझे तो सही कि हम क्या हैं। यदि गुणवत्ता बढ़ानी है तो निर्माता को उसका हक मिलना चाहिए। वो कहीं न कहीं हक से वंचित है। वास्तविक निर्माता इस देश में हक से वंचित है। चाइना से हम मशीन में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, बेशक हम सपने देखते रहें। हमारे हस्तशिल्प को जोड़ दीजिएगा, हमारा निर्यात मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये लिख लीजिएगा, उसके साथ साथ इन चीजों को जोड़ते जाइए। और शक्ति रहते ही शक्ति दी जा सकती है सर। हर समाज शक्ति से ही कहीं न कहीं ऊर्जा प्राप्त करता है, अपनी पहचान बनाता है। राजनीति में हम कहीं भी नहीं हैं। आपने सारे समाज को जोड़ा सर, कहीं हम भी हैं, कहीं हम भी हैं। शायद हमारे में भी कुछ तो काबिलियत है, ठीक है। हो सकता है ऐसी कहीं पर एक वातावरण हो जहां पर ये बात समझ में आ रही हो कि शायद हम आपके लिए उस योग्य नहीं हैं जहां होना चाहिए। याद रखिएगा सर, कुछ देना कुछ प्राप्ति का माध्यम बनता है। देख के देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं राष्ट्रीय स्तर का कहीं न कहीं अपने दायित्व को निभाता हूं और पूरे राष्ट्र में इस परिवार को, इस दल को कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छा संदेश मिलेगा, बहुत ज्यादा ना सही। हाँ सर, और 2 मिनट खाली। बहुत सी चीजें सर बात हो गई। अब आप यदि चाह रहे हैं कि अन्य वक्ता और हैं तो मैं थोड़ा अपने विषय को और प्रिसाइज कर लेता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद दुर्ली चंद जी। और अब पंडित मुकेश भारद्वाज, संरक्षक वेदामृत संस्थानम जयपुर फाउंडेशन, बेहद संक्षिप्त में अपनी बात कहें क्योंकि समय की बहुत कमी है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, सम्मानित मंच और मंच के सामने विराजमान रत्न और उद्योग से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारीगण और हमारे विद्वजन ज्योतिषाचार्यगण जो इस व्यवसाय की नींव हैं। मैं नींव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब एक ज्योतिषाचार्य किसी भी रत्न का सुझाव देता है तो रत्न व्यवसाय के अंदर वो 40% से ज्यादा रत्न उन एस्ट्रोलॉजर्स की राय पर बिकते हैं। ये नींव है आपके व्यवसाय की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके संरक्षण में राजस्थान ने बहुत तेज गति से उन्नति की है और आप लगातार समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। ज्योतिषाचार्यों की ओर से हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। महोदय, ज्योतिषाचार्य न केवल शिक्षक हैं बल्कि वे अच्छे संस्कार के माध्यम से पूरे समाज को एक दिशा देने और परसेप्शन बनाने का काम भी करते हैं। हजारों लोगों को न सिर्फ प्रेरित करते हैं बल्कि उनमें वे अच्छे संस्कार भी डालने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। समाज में मानसिक असंतोष या मनोविज्ञान से संबंधित कोई भी विकार आने पर वे पूरे समाज का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें सकारात्मक कार्यों की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही वे अच्छे हीलर भी होते हैं। इस तरह से
एक ही व्यक्ति में नैतिक शिक्षक, मनोचिकित्सक और गाइड के रूप में इस समाज को लगातार वे अपना सहयोग दिए जा रहे हैं। महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ज्योतिराचार्यों का सम्मान किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो हमारे देश की विलक्षण प्रधानमंत्री थी, उनके कार्यकाल में हमेशा ज्योतिराचार्यों को प्रोत्साहित और उत्साहित किया गया। महोदय, ऋषि मुनियों के जमाने से हमारी ये सांस्कृतिक और वैदिक परंपरा लगातार उत्थान की ओर रही, लेकिन पिछले लंबे समय से अनुसंधान के अभाव में हम आज के आधुनिक युग में एक संपूर्ण विज्ञान होने के बावजूद इसे वैज्ञानिक तौर पर स्थापित करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। हम ये गर्व से कह सकते हैं कि आज जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, वह हमारे पूर्व में किए गए ऋषि मुनियों द्वारा अनुसंधान के अनुसार ही काल गणनाओं को स्वीकार कर रही है। और ऐसे में अगर हमें और सुविधाएं और व्यवस्थाएं मिलती हैं तो हम और बेहतर कार्य करने की स्थिति में हैं। हम आपसे ज्योतिष के अनुसंधान के लिए एक ज्योतिष विज्ञान कल्याण बोर्ड के गठन की अनुरोध करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें ऐसा स्थान उपलब्ध करवाया जाए जिसमें हम इस अनुसंधान को लगातार कर सकने की स्थिति में हों, और हमारे अनुसंधान निश्चय ही जो रत्न व्यवसायी हैं इनकी मदद करेंगे। और जो व्यवसाय है, जो आप देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा महोदय, कि 2005 के अंदर एक बार एक ऐसी व्यवस्था आई जिसके अंदर कहा गया कि रुद्राक्ष रत्नों से ज्यादा बेहतर है रुद्राक्ष पहनना। 2005 में जब ये व्यवस्था आई, उसके बाद से 2011 तक रत्न व्यवसाय लगभग 40% नीचे डाउन चला गया। आप ये कह सकते हैं कि उस समय विश्वव्यापी मंदी थी, लेकिन मैं आपको एक पूरी सच्चाई से बताना चाहता हूं, आप अगर इसमें खोज करेंगे तो पाएंगे कि रुद्राक्ष की जो सेल है उसने रत्न की सेल को बिल्कुल 40% तक विश्व में नीचे कर दिया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर हमें अनुसंधान के, आप देखिए, हर हाथ में जब हम कहते हैं कि एक मोती पहना जाए, वो सच है इस कारण क्यों हमारे पुरातन लोगों ने अनुसंधान किए, वो आपके स्वभाव को कोमल करने में मददगार साबित होता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि आप पन्ना पहनिए, आपकी गणितीय दक्षता बढ़ेगी, तो राजस्थान का पन्ना बिकता है पूरे विश्व में और उस व्यवसाय को ऊंचा लेके जाता है। महोदय, हम अंत में एक विशेष बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन यह सत्य है कि आपकी कुंडली में भारत में उपलब्ध राजनीतिज्ञों में सर्वश्रेष्ठ कुंडली है श्रीमान, सर्वश्रेष्ठ कुंडली। यह बात मैं पिछले 25 वर्षों से लगातार हर मंच पर बिना झिझके कह रहा हूं। ये सारे ज्योतिषाचार्य इस बात के गवाह हैं जो कहते हैं ऐसा क्या है अशोक गहलोत जी की कुंडली में जो आप लगातार इतनी प्रशंसा करते हैं। महोदय, आपकी कुंडली के अंदर उच्च के सूर्य की एक ऐसी स्थिति है जो ऐसा दुर्लभ योग बनाती है कि जब तक आप किसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। सभी के शोकों को हरने वाले हमारे राजस्थान की राजनीति के सूर्य हमारे बारे में भी उदारतापूर्वक सोचिए। और निर्णय लीजिए एक ज्योतिष कल्याण बोर्ड का। आज ही घोषणा करके एक नया इतिहास बना दीजिए कि आज ही मांग की गई और आज ही पूरी कर दी गई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी ज्योतिषाचार्य ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और ये लगातार आप विजयी हों, ऐसा हमारा भाव है। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित मुकेश, संरक्षक वेदामृत संस्थानम जयपुर फाउंडेशन और सभी ज्योतिषियों ने जो उज्जवल भविष्य की कामना की। एक बार जोरदार तालियों से उस पर मुहर लगा दीजिए। और आइए श्री गिरीश गुप्ता, COA EPCH, आप आए और अपनी बात रखें। श्री गिरीश गुप्ता। बहुत विनम्र अनुरोध आपसे करना चाहेंगे, बेहद संक्षेप में अपनी बात रखें क्योंकि समय की बहुत कम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानित मंच, मैं हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय से हूँ, इसलिए मैं सिर्फ हैंडीक्राफ्ट के बारे में ही बात करूँगा। राजस्थान में हस्तशिल्प
का दुनिया में दूसरे पर्यायवाची के रूप में लिया जाता है। रोजगार अर्थव्यवस्था में फॉरेन एक्सचेंज अर्जित करने में प्रदेश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी हम प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ का निर्यात कर रहे हैं, जो कि आप इंडिया का अगर निर्यात से जोड़ेंगे तो लगभग 30% है, जो कि बहुत अच्छा है। और हमारा मिशन 2030 के अंतर्गत यदि सरकार का थोड़ा सा आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा तो यह हम 3 गुना करके 2030 तक दिखा देंगे। और यह विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दिला सकता हूँ। मिशन 2030 के लिए हमारा पहला सुझाव यह है कि कम से कम 10 शहरों में केवल हैंडीक्राफ्ट के लिए डेडिकेटेड इंडस्ट्री एरिया की स्थापना की जाए, जिससे बड़े हैंडीक्राफ्ट उद्योगों के साथ ही उनकी सहायक एंसिलरी इकाइयों के लिए भी पर्याप्त स्थान हो। इन क्षेत्रों में केवल हैंडीक्राफ्ट उद्योगों को ही अत्यंत रियायती दर पर जगह आवंटित की जाए। दूसरा सुझाव कि लॉन्ग टर्म शिपिंग पॉलिसी बनाकर कंटेनर फ्रेट में सब्सिडी का देने का है। राजस्थान का एक लैंड लॉकिंग स्टेट है और इस प्रकार यहाँ से निर्यात करना अत्यंत खर्चीला है। पर्टिकुलरली हैंडीक्राफ्ट में बड़े आइटम जो फर्नीचर टाइप के होते हैं उनमें कंटेनर से सारा माल जाता है, तो उसमें जो है खर्चा जो है काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। इससे यहाँ के निर्यातक प्रतिस्पर्धा में अन्य राज्यों से पिछड़ जाते हैं। हम आभारी हैं कि राजस्थान सरकार की उसने राजस्थान से समुद्री पोर्ट तक भिजवाने के लिए कंटेनर फ्रेट सब्सिडी देना शुरू किया है। हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म शिपिंग पॉलिसी बनाकर इस तरह की सब्सिडी की घोषणा दीर्घ अवधि के लिए की जाए, ताकि हम लंबी अवधि के लिए ऑर्डर लेने के लिए अपनी प्लानिंग में शामिल कर सकें। मेरा तीसरा सजेशन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए होगा, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लकड़ी का उपलब्धता की बहुत ही ज़रूरत है यहाँ पर। तो मेरा सुझाव ये रहेगा इसमें कि जैसे कम पानी में उगने वाली लकड़ी बबूल है, शीशम है और आम है, जिसको राज्य में खेती का दर्जा प्रदान किया जाए, उद्योगों का दर्जा प्रदान किया जाए। मेरा अंतिम सुझाव ये रहेगा कि जैसे आप लोगों को विदित है कि ग्रेटर नोएडा में EPCH के इनोवेशन से बनाए गए इंडिया एक्सपो मार्ट की भूमिका प्रदेश में हस्तशिल्प निर्यात को बूस्ट करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इसी तर्ज पर राजस्थान एक्सपो मार्ट की स्थापना जयपुर दिल्ली हाईवे पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नज़दीक की जाए, ताकि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी और इस क्षेत्र में प्रस्तावित अनेक स्टार होटलों की स्थापना को देखते हुए इस मार्ट को यह स्थान अत्यंत उत्तम रहेगा। धन्यवाद। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध रहेगा कि अगर हमारा थोड़ा सा आशीर्वाद करेंगे तो हम हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट को निश्चित रूप से 2030 तक 3 गुना कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद श्री गिरीश गुप्ता जी। और अब कारीगर दस्तकार सेक्टर से अंतिम संवाद प्रतिभागी श्री दीपक संकेत, राजस्थान क्राफ्ट काउंसिल ऑफ वीवर्स एंड आर्टिजन। श्री दीपक संकेत जी, आप आए और अपनी बात रखें। बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें, क्योंकि माननीय का अगला कार्यक्रम चोमू में आप सबको विदित है कि बागवानों के साथ आपका संवाद है। जी धन्यवाद मैम। माननीय मुख्यमंत्री साहब और मंच पर आसीन सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम, क्षमा चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी इस बात पे, जो आपने अभी विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना आपने निकाली है, जिसमें कारीगरों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता आप सीधे सीधे उनके उपकरणों से संबंधित टूल्स को खरीदने के लिए दे रहे हैं। साथ ही 10,000 रुपये, जो पहले 5,000 रुपये था, अब 10,000 रुपये कर रहे हैं आप ग्रामीण हाट के लिए। जयपुर कला समागम, जो आप साल में 2 बार प्रसारित करने के लिए आपने नई स्कीम निकाली है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसमें हमारे युवा भाइयों को स्टार्टअप के लिए भी आपने एक स्कीम निकाली है। इन सब स्कीम के साथ साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हस्तशिल्प, स्वर्णकार और बुनकरों की तरफ से जो हमारे कारीगर भाई हैं, इनकी तरफ से मैं एक आवेदन करना चाहता हूं, जो कुछ पॉइंट्स में है। मैं 10 पॉइंट्स आपको प्रार्थना करना चाहता हूं सर। मैं सबसे पहले, आज जो युवा पीढ़ी है, आज जो युवा हस्तशिल्पी है, आज जो कारीगरों के बच्चे हैं, इनकी शिक्षा के लिए सर, जैसे कि हमारे राजस्थान के अंदर IICD भारतीय शिल्प संस्थान है
और विश्व प्रसिद्ध IIGJ एक बहुत बड़ा संस्थान है जो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, जहाँ पे विदेश से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, उसमें राजस्थान के कारीगरों के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप नहीं है। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी जो अगली पीढ़ी है, जो कारीगरों के बच्चे हैं, जो हस्तशिल्पियों के बच्चे हैं, जो स्वर्णकारों के बच्चे हैं, इनको प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप एक स्कॉलरशिप की योजना भी निकालें, जिसमें बच्चों को आगे पढ़ने का, आज के आधुनिक जमाने के हिसाब से टेक्नो सेवी बनने का मौका मिले, ताकि वो देश विदेश में, हमारा राजस्थान अग्रणी है, सबसे ज़्यादा हस्तशिल्प का जो प्रोडक्शन है वो हमारे राजस्थान में है, और सबसे ज़्यादा जो मुद्रा आती है, विदेशी मुद्रा, जो हैंडीक्राफ्ट के द्वारा ही हमारे स्टेट में आती है। स्टेट अवार्डी और जिला स्तरीय अवार्डी जो पिछले 11 साल से हमें नहीं मिले हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आप उन्हें पुनः चालू कराएं सर। साथ ही राजस्थान के पर्यटन स्थलों पे पूर्व की भांति पर हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का प्रचार प्रसार और बिक्री केंद्र स्थापित करने का मैं एक निवेदन करूंगा। साथ ही लुप्तप्राय हस्तशिल्पियों के संरक्षण के लिए बोर्ड बनाएं सर, जिसमें शिल्प गुरु, पद्मश्री, नेशनल अवार्डी और वरिष्ठ दस्तकारों को नियुक्त कीजिए। साथ ही जयपुर के जो राजस्थली का संचालन है वो आप किसी NGO को दीजिए जो हस्तशिल्पियों और बुनकरों की हो, ताकि वहाँ पे रियल हैंडीक्राफ्ट, रियल प्रोडक्ट सेल हो। मैं आपको सांगानेर का एक दुपट्टा जो कि हाथ ठप्पा छपाई का है, ये मैं अगर आप आदेश दें तो सर आपको भेंट करना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीपक संकेत, राजस्थान क्राफ्ट काउंसिल और रिवर्स आर्टिजन्स। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और जी आप वहाँ दे दें, पीछे दे दें। और किसी भी प्रदेश की उपलब्धियों को हम देखते हैं, उपलब्धियों के साथ मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं, आवाम के लिए संवेदनशीलता को देखते हैं, तो अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं। हमारा गौरव, हमारा अभिमान, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, आपसे अनुरोध, अपना उत्प्रेरण और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें जोरदार तालियों से। हमारे उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी, हमारे मिनिस्टर प्रताप सिंह खचरिया जी, राजीव अरोड़ा जी, रजनीकांत साहब, श्रीमती अर्चना शर्मा जी, अमित कागजी जी, संजय बापना जी, ACS विनू गुप्ता जी, कुलदीप नाका जी, गौरव गोयल जी, श्रीमती मनीषा अरोड़ा, राजन विशाल जी, प्रकाश पुरोहित जी, राजेश सिंह जी और तमाम उपस्थित JM ज्वेलरी उद्योग से, अन्य उद्योगों से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हमारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मिशन 2030 एक सपना देखा गया है मिशन के रूप में, और मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो सुझाव दिए हैं उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि सबने जो है, राजीव अरोड़ा जी ने, प्रमोद अग्रवाल जी ने, डेरावाला, और साथ में अरविंद गुप्ता जी, माता दीन सोनी, दूली चंदी करेल, पंडित मुकेश भारद्वाज जी, गिरीश गुप्ता जी और दीपक संकेत जी, अलग अलग क्षेत्रों के जो संगठन बने हुए हैं, अच्छे सुझाव आए हैं। और ये मकसद ये था आज की मीटिंग का, मेरे पूर्व में जो हमारे साथी बोले हैं उन सबको नोट भी किया गया, और पूरे राजस्थान से भी 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी तक सुझाव दिए, ऑफलाइन ऑनलाइन। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा कि पहले अकाल सूखे पड़ते थे, खाली संकट में थे, पिछड़ा राजस्थान कहलाता था। अब हर क्षेत्र में हम हर राजस्थानी वासियों को गर्व होना चाहिए अपनी प्रगति की। और प्रगति कोई सीमा नहीं होती है, की है, सफर लंबा है और आगे बढ़ना हम लोगों को।
रुकना नहीं है। इसलिए आज मैं बजाय कि कोई बहुत लंबी चौड़ी बात कहूँ, क्योंकि आपसे सुनना था, तो मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। आज राजस्थान पहली बार आज़ादी के बाद में है। राजस्थान के बाहर भी राजस्थान चर्चा के अंदर है, केंद्र में भी और राज्यों के अंदर भी, और कई मामलों में दुनिया के अंदर भी। कोरोना का मुकाबला किया आप लोगों ने, कोई भूखा नहीं सोएगा, मैंने कहा था। शानदार इलाज किया हमने, प्रबंधन किए, चार्टर प्लेन भेज के दवाइयाँ मंगाई हो, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हो। वो ऐसा माहौल था, पता नहीं मैं खुद जिंदा बचूंगा नहीं बचूंगा। उस वक्त राजस्थान में धर्म गुरुओं ने, एनजीओ ने, इंडस्ट्री के लोगों ने, हर क्षेत्र के लोगों, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों ने भी, अधिकारियों ने भी, पुलिस के कांस्टेबल, होमगार्ड के कांस्टेबल तक ने जो है रिस्क लेकर के एक दूसरे की इमदाद करी, और इस प्रकार से माहौल बनाया कि हमारा भीलवाड़ा मॉडल जो है, WHO को तारीफ करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में भीलवाड़ा मॉडल जो है बहुत कामयाब मॉडल है। इस प्रकार से व्यवस्था की गई उस वक्त में। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि अब राजस्थान जो है शिक्षा के क्षेत्र में तमाम प्रीवियस संस्था राजस्थान के अंदर है, जो पहले नहीं थी। IIT, IIM, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आज़ादी के बाद में पहली खुली राजस्थान जोधपुर के अंदर। आज़ादी के पहले एक जामनगर में थी खाली। तो कुछ बातें ऐसी सिर्फ राजस्थान में हो रही है। एक कानून मैंने पास किए सिर्फ राजस्थान में है। ये फैसले किए हैं जो अभी आपको फिल्म दिखाई गई, सिर्फ राजस्थान के अंदर ही वो फैसले हो गए हैं। तो राजस्थान आज चर्चा में आ गया देश के अंदर, अपने कार्यों से, अपनी स्कीमों से, अपने फैसलों से, अपने कानून बनाने की प्रक्रिया से, मैनेजमेंट से, वित्तीय प्रबंधन से भी। क्योंकि हम बात नहीं, आज हम राजस्थान में उत्तर भारत में आर्थिक विकास दर में नंबर 1 है देश के अंदर, आर्थिक विकास दर। बड़े राज्य माने अगर पूरे देश के, दक्षिण के भी, तो नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, जो 11.4% उसकी GDP है, और हम लोग नंबर 2 पर है, 11.04%। तो आप सोच लीजिए आर्थिक विकास दर में आगे 15 लाख तक की GDP हो जाएगी वित्तीय वर्ष के अंत तक। हमारा टारगेट जो है 30 तक लिया है, हम लोग 30 लाख करोड़ तक लिया है। हर क्षेत्र में विकास तेज गति से और हो सके। फाइनेंशियल सारे पैरामीटर शानदार राजस्थान के अंदर है। कानून एक से बढ़ के एक हमने बनाए हैं, चाहे राइट टू हेल्थ एक्ट भी क्यों नहीं हो। 25 लाख बीमा हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं, राजस्थान में सिर्फ है। जिसके घर में बीतती है बीमारी, ऑपरेशन, वो समझ सकता है कि कितनी शानदार ये योजना है। गिग वर्कर एक्ट बनाया हम लोगों ने। अभी गिग वर्कर खुद को नहीं मालूम एक्ट है क्या है। पूरी दुनिया के मुल्कों में नया जो चलन हुआ, उबर का, ओला का, जोमेटो का, अमेजॉन का, जो भी है उनमें काम करने वाले भी इंश्योर फील करते हैं। कानून बनाया राजस्थान सरकार ने। मिस्टर मैथ्यू अभी आया 15 दिन पहले आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, उसने लिखा इतना क्रांतिकारी कानून ये है, इस कानून को हिंदुस्तान के हर राज्य में, केंद्र में बनना चाहिए, साथ साथ दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए राजस्थान का कानून। अगर राजस्थान कोई करे, दुनिया के मुल्कों में कानून बनना चाहिए। और न्यूयॉर्क बेस का कोई संबंधित व्यक्ति कहे, उसके मायने होते। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया हम लोगों ने। कई कानून हमने पास किए हैं। किसानों के लिए जमीनें कुड़क हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। कमीशन बनाएगा, हाईकोर्ट जज बैठेगा उसके अंदर, फैसला करेगा कि इसकी स्थिति क्या है, कर्जा माफ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जमीन कुड़क के नहीं हो सकती। इस प्रकार से कई कानून हमने बनाए जिसके अपने मायने हैं, ये आप सोच सकते हो। हर क्षेत्र में इतनी प्रगति हमने करी है। शिक्षा में मैंने बताया आपको, स्वास्थ्य में मैंने बताया आपको। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना दिया हम लोगों ने, और बनती जा रही है।
अब जिले हो गए 33 से 50 जिले हो गए। आप सोच सकते हैं गवर्नेंस के अंदर कितनी आसानी हो जाएगी लोगों को परेशानी दूर करने के अंदर। एक साथ इतने जिले हिंदुस्तान में कहीं नहीं बने होंगे, वो 14 जिले बने मेरे ख्याल आंध्र प्रदेश में एक साथ में। इस प्रकार से राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो सब आपके सामने हैं, और मैं समझता हूँ कि इसीलिए राजस्थान चर्चा में है देश के अंदर। टूरिज्म इंडस्ट्री देखिए आप, टूरिज्म इंडस्ट्री 50 करोड़ 60 करोड़ मिलते थे प्रति वर्ष बजट के अंदर। हमने एक साथ जम दिया 1000 करोड़ दिए 22-23 बजट के अंदर, 1,500 करोड़ दिए हमने 23-24 के बजट के अंदर। आपको इस बात का एहसास होगा जब इंडस्ट्री का दर्जा दिया इसको टूरिज्म को। जब मैं 35 साल पहले खुद मंत्री था केंद्र में टूरिज्म का, मैं मांग क्या करता था टूरिज्म इंडस्ट्री को दर्जा मिलना चाहिए इंडस्ट्री का। आज मेरे हाथ से लिखा था, मेरे हाथ से लिखा था। आज होटलियर्स, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट सब खुश हैं। वो खुश है मतलब इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू ज़्यादा होगी, उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, फॉरेन टूरिस्ट हो चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो। हर फैसले के पीछे उसका कोई कारण होता है। सरकार बनते हमने MSME फैसला किया, एक्ट बना दिया राजस्थान के अंदर। मेरे ख्याल में घंटे का पहला एक्ट था वो MSME का, बहुत लोगों ने वेलकम किया उसको। पहले 3 साल था, फिर 5 साल तक कोई नहीं आएगा सरकार के पास में, तमाम छूटें उसको मिल गई। जेम्स वुड्स की बात 25 साल सुन रहे थे हम लोग, आप लोग बैठे हुए हैं। इतना बड़ा फैसला हो गया। और जो एमनेस्टी स्कीम निकालते हैं, फैसले करते हैं इंडस्ट्री के लिए, कॉमर्स के लिए, व्यापारी के लिए, आप सबके सामने शानदार वित्तीय प्रबंधन हमने किया राजस्थान के अंदर। तब जाकर के ऐसी स्थिति आई कि हम 2030 की बात करने लगे, जो पहले संभव नहीं था। महंगाई राज शिविर, ये कोई खाली गरीबों की बात नहीं है कि गरीब को आप बांट दो पैसा। इतनी भयंकर महंगाई देश के अंदर है। महंगाई रात के लेके जो राहुल गांधी ने भी कहा वहाँ पे यात्रा में अपने बाढ़ जोड़ जाता, महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, और देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत रहेगी तो देश विकास करेगा। ये तो बात लागू होती है हर परिवार में भी। परिवार में जहाँ आपन शांति होती है भाइयों में, वो परिवार ऊपर बढ़ता है। गांव हो चाहे वो जिले हो, चाहे प्रदेश हो या देश हो, जहाँ सत्य है, अहिंसा है, वही विकास है। एक थीम थी उनकी, गरीब अमीर की खाई नहीं बननी चाहिए। और हमने इन तमाम बातों को लेकर हमने बजट पेश किए हैं। इम्पैक्ट उसका पूरे देश के अंदर चर्चा हमारे बजट की है। हमारी स्कीम जो बनती है उनकी अन्य राज्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में डालने लग गई है। गारंटी देने लगी लोगों को, हम गारंटी देते हैं अगली सरकार बनेगी हमारी, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपके लिए ये काम करेंगे। वो स्कीमें राजस्थान की स्कीम जो लागू हो चुकी है उन स्कीमों की चर्चा होती है, चाहे OPS भी क्यों नहीं है। OPS ने हर राज्य में डिबेट का विषय बना दिया है, राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। RGHS हो, उनकी हेल्थ की स्कीम हो, क्या नहीं हो रहा राजस्थान के अंदर। और तो और लंबी रोग आ गया, गाय मर गई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पशुपालक को मुआवजा मिलना चाहिए। कितने राज्यों ने दिए हैं? राजस्थान ने दिया 40,000 रुपये एक गाय मरने पर दिए, डीबीटी कर दिए, डीबीटी कर दी है। गौ माता की बात तो हमारे विपक्षी लोग करते हैं, असली सेवा हम करते हैं। बताइए आप, विभाग बना दिया हमने यहाँ पर 500 करोड़ रुपये दिए वसुंधरा जी के राज में, 500 करोड़ रुपये थी पिछले सरकार में। गौशाला को हमने दिए 3,000 करोड़ रुपये दिए इस बार, 3,000 करोड़। देखा होगा आपने, विज्ञापन भी आया मेरे ख्याल से, उतनी बात देखी गई। कितना बड़ा फर्क है। तमाम
गौशाला हो चाहे वो नंदीशालाएं हो, कोई कमी नहीं रखे हर क्षेत्र में। राजस्थान के आप किसी गांव में जाओगे, प्रत्येक घर में या गांव में कुछ आपको मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा आपको। हमने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, खाली गरीबों के लिए नहीं करी है। 100 यूनिट तक बिजली अगर गरीब के लिए है, उनके जीरो बिल आने लग गया। परंतु तो 500 यूनिट चला रहा है, 1000 यूनिट वाला है, 100 यूनिट उससे भी कम हुई है। इस प्रकार से मैंने सबका ध्यान रखा है कि इस प्रकार से लोगों को राहत मिल जाए, मिडिल क्लास हो या कोई भी। इस प्रकार से जो कुछ कदम उठाए गए हैं वो आप देख सकते हैं कि एक के किसानों के लिए अलग बजट पेश हमने किया, अलग बजट पेश किया। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो मिशन 30 जो सुझाव आ रहे हैं, मिस्टर अरविंद महाराज जो पहले हमारे अपने थे ऑफिसर, फाइनेंस सेक्रेटरी बने, वो मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट है। मुख्यमंत्री खुद होता है, उसका चेयरमैन होता है, जो 4 साल काम कर रहा है, 4.5 साल। उनको मैंने जिम्मेदारी सौंपी है मिशन 2030 के डॉक्यूमेंट बनाने की, और उसी रूप में मिशन की तैयारी चल रही है, डॉक्यूमेंट की तैयारी चल रही है, जिससे कि एक डॉक्यूमेंट आधार बन जाएगा आगे के विकास के लिए कि राजस्थान में जन भावना क्या है, सुझाव क्या है। सुझाव बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, संकलन हो रहा, दूर से लोग बैठे हुए फिल्टर करने के लिए उसको। इस प्रकार से अगर पूरा डॉक्यूमेंट बनेगा, वो आधार बनेगा, तो आने वाली पीढ़ियों के काम भी आएगा। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है, उनके विचार होते हैं, विचारों का आदान प्रदान करेगा वो, उनका स्वागत करने के लिए आपको बुलाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने आज तैयारी करके आप आए हैं, सुझाव दिए, उनको नोट किया गया है। ये कोई प्री बजट मीटिंग नहीं है भाई आपने सुझाव दिए और कल घोषणा कर देंगे। तो आपकी मीटिंगों का, आपके सुझावों का डॉक्यूमेंट जो बनेगा वो कभी न कभी काम आएगा, फैसले करने में काम आएगा। इसलिए मैंने कहा आपको कि काम करने में सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। हमारे यहाँ ज्योति जी, क्या नाम का, ज्योति जी महाराज, दूरी चंद नहीं, पंडित मुकेश भारद्वाज जी, आपको मालूम होगा कि हमने संस्कृत विश्वविद्यालय मेरे वक्त में बना राजस्थान में, जयपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय। वेदशालाएं बन रही बांसवाड़ा के अंदर, निमाड़ा के अंदर मेरे वक्त बन रही है। और आपने तो आज मांग कर दी कि क्या बनना चाहिए, ज्योतिष कल्याण बोर्ड बनना चाहिए, ये मांग की। ज्योतिष कल्याण बोर्ड के अनुसंधान बोर्ड बनना चाहिए। जब संस्कृत यूनिवर्सिटी बन चुकी है तो बाकी क्या रह गया, उसके अंदर तो वेदशाला बन रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप मुझे बताइए कि अनुसंधान तो यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, बोर्ड बना दूं मैं, अभी घोषणा कर दूंगा, आप ताली बजा दो, आप सब लोग बजाई दी ताली, आपको पहले बजा दी, बिना घोषणा के बना दिया आपको। मैं कह रहा हूँ घोषणा में कर भी दूंगा, ताली बज जाएगी, पर अनुसंधान जो रिसर्च होगा वो यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, चाहे वो संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर हो, चाहे वो आपके गुरु गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी के अंदर हो, रिसर्च वहाँ होगा। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ज्योतिषियों के कल्याण के लिए क्या मैं कर सकता हूँ, आप जो सुझाव देंगे उसको मैं उस रूप में देख लूँगा। और बोर्ड बनने के अभी बहुत ज़्यादा चलन हो गया है राजस्थान के अंदर, काफ़ी बोर्ड बन चुके हैं, काफ़ी बोर्ड बनना बाकी है। आपके बोर्ड को मैं दिखा लेता हूँ, अभी 50-60 की लिस्ट बनी हुई है, आपको मैं जोड़ लेता हूँ कौन कौन से बोर्ड बना सकते हैं, अभी उसमें कार्रवाई करेंगे, विश्वास दिलाता हूँ आपको। हम लोग 1 करोड़ लोगों को राजस्थान में सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, मिनिमम 1000 रुपया। बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को, माताओं को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को और निश्चित जनों को। मैंने मांग की है प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, समय आ गया है
जब हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं तो कम से कम दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को जो नीडी है उसको जीवन पालन करने का अधिकार है। सरकार उसको मंथली वीकली पैसा भेजती है दुनिया के मुल्कों में। हम क्यों नहीं यहाँ पे ध्यान रखें? हम अगर 1 करोड़ को दे सकते हैं राजस्थान में 1000 रुपये, तो भारत सरकार के लिए कानून बनाया वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में कानून बने थे, जब सोनिया गांधी थी चेयरपर्सन, नरेगा तब बने था। और नरेगा ने जो भूमिका अदा करी कोरोना में, आप समझ सकते हैं कितने लोग बच गए। शिक्षा का अधिकार दे दिया, फूड सिक्योरिटी का अधिकार दे दिया, सूचना का अधिकार दे दिया। हम चाहेंगे 500 कानून बने, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। आपका कारीगर भी है बेचारा, मजदूर भी है, काम करता, बुढ़ापे के अंदर हो सकता है उसके घर में स्थिति ऐसी नहीं हो, उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। सरकार की तरफ से फैसला हो उनके घर को 5000 देने, 6000 देने, 4000 देने, 10,000 देने। एक सोशल सिक्योरिटी कानून बन जाएगा। जैसे नरेगा का बना है कि 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा हर व्यक्ति को। हमने तो 25 दिन दे दिए राजस्थान के अंदर, अधिकार दे दे, उसको अलग से, वो अलग बात है। ऐसा अधिकार देशवासियों को मिले, ये वक्त आ गया है। ये मेरी मांग इस मंच से आपके सामने मांग कर रहा हूँ। मैं तो ये भी मांग करना चाहूँगा, चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में वैसे तो माई बाप तो जनता होती है, आप लोग हैं। सरकार किसी बनेगी, आप लोग याद जानते हो। पर माहौल ऐसा बन गया है कि अगर मैं किसी को कहता हूँ सरकार इसमें आ सकती है, वो कहते नहीं आ रही है। ये जवाब मिलता है। लगता मुझे इसका मतलब है कि मामला इस बार ठीक हो सकता है अगर आप सबका आशीर्वाद मिला तो। अब मैं कहना चाहूँगा आपको 2 बातें, क्योंकि मैं मेरी बात समाप्त कर दूँगा। एक तो सरकार बदलने नुकसान क्या है। अभी वसुंधरा की सरकार बदली, हम आ गए। ERCP योजना में जयपुर का भी उसके अंदर नाम है, 13 जिलों में। हम बंद नहीं कर रहे योजना को, वो मान नहीं रहे, उनकी जिद है हम इसको राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाएंगे। और 13 जिलों में आप देखते हो जमाना था, अब मेरे बुजुर्गों को मालूम होगा, मैंने देखा हुआ है, जयपुर तड़पता था पीने के पानी के लिए। अजमेर ब्यावर में 7 दिन में पानी आता था, 2 घंटा बाद। बिशनपुर का बांध बनाया जब शिवचंद्र महातो मुख्यमंत्री थे, हरदेव सिंह मुख्यमंत्री थे, थोड़ा आराम हो गया। अजमेर ब्यावर को जब मैं मुख्यमंत्री बन गया 98 के अंदर, तो पहली बार हमने फैसला किया जयपुर को जोड़ने का बिशनपुर से, तब जाके जयपुर थोड़ा बहुत आसान हुआ। अभी फैसला किया इसरदा से जोड़ने का रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध के लिए हमारे जयपुर वासी दिमाग में भावना है भाई कि भावात्मक भावना है, क्या रामगढ़ बांध तो बढ़ना ही चाहिए। हमने भी घोषणा कर दी है रामगढ़ बांध भी भरेगा, जिन पानी से भरेगा, चाहे 7 पैसा लगेगा भरेगा। तो कहने का मतलब कि खाली एक योजना, 16 योजना देश के अंदर है, 16 योजना है। तो क्या एक योजना राजस्थान की, राजस्थान का मंत्री है पानी का, क्या एक योजना हमारी जो प्राइम मिनिस्टर वादा करके गए थे, मैंने खुद ने देखा वीडियो उनका, मैंने मीडिया वालों को दिखाया, 13 जिले नाम बोल रहे हैं वो खुद, वसुंधरा बैठी हुई है। उसके बाद में भी वो योजना आज तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे। उनकी जिद है कि योजना पूरी नहीं करेंगे, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे। और मेरी जिद है हम बना के रहेंगे, योजना को बना के रहेंगे। पहले 9,000 करोड़ रखे मैंने, इस बार मैंने 14,000 करोड़ रखे हैं। काम चल रहा है, वहाँ पर काम चल रहा है, टेंडर हो गए हैं, वर्क ऑर्डर मिलेंगे। आप बताइए 13 जिले किसे कहते हैं? उसके बाद में योजना पूरी नहीं हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ बातें कह रहा हूँ, कितना फर्क है सोच के अंदर, आप सबको मालूम रहना चाहिए। लेकिन मेट्रो बंद कर दी, नहीं सरकार थी। आज आप अभी मांग कर रहे थे सीता
सिरापुरा से आपकी अम्बाबाड़ी तक 22 किलोमीटर की बंद कर दी हूँ। अभी मैंने जो लिंक है मानसून से चोपड़ वाला उसका आगे बढ़ाया मैंने अभी 2-4-5 दिन पहले। इधर बढ़ा रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर तक, उधर बढ़ा रहे हैं अजमेर रोड तक बढ़ा रहे हैं। पर उनकी डिमांड बंद हो गई थी, रिफाइनरी बंद हो गई। आप इतने समझदार लोग बैठे हुए हो, इंडस्ट्री वाले लोग हो, समझ सकते हो। पेट्रोकेमिकल साथ में हवा पे लगेगा, हजारों इकाई आएगी प्लास्टिक आधारित। 5 साल बंद करने क्या चुकता रिफाइनरी को? तेल निकल के हमारे यहाँ सौभाग्य से बाड़मेर के अंदर रेवेन्यू बढ़ रही है हमारी। 38,000 करोड़ की योजना थी रिफाइनरी की, आज वो 52,000 करोड़ की हो गई है। जो योजना 38,000 करोड़ पूरी होती तो 52,000 करोड़ पूरी होगी। आप बता दीजिए कितना नुकसान होगा। 2 यूनिवर्सिटी बनाई मैंने यहाँ पर, हरदीप जोशी के नाम से जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी बनाई, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के बने लॉ यूनिवर्सिटी। आज तक यूनिवर्सिटी बनने के बाद बंद कोई नहीं हुई देश के अंदर। एक बनता है असेंबली के अंदर, दोनों बंद कर दिया एक्ट ला करके। वापस मैंने शुरू किया, बिल्डिंग बन रही शानदार, और शानदार यूनिवर्सिटी चल रही है। पशुपालकों को, उनको पशुपालकों को प्रोत्साहन के लिए दूध पे प्रति लीटर दूध का देखते थे हम लोग, बंद कर दिया। वापस आके मैंने वापस शुरू किया, 5 रुपये कर दिया। नतीजा क्या मालूम आपको? दूध उत्पादन में नंबर 1 हो गया राजस्थान, नंबर 1 हो गया। पहले यूपी था, अब अभी हाल ही में राजस्थान हो गया है। अगर प्रोत्साहन देंगे आप किसान को या पशुपालक को, उसका लाभ मिलेगा आपको। और तो और बद्रीनाथ केदारनाथ में लोग मर गए थे बेचारे, बह गए थे लोग। मैंने कहा उनके बच्चों को नौकरी देंगे हम लोग, अनाथ बच्चे होंगे, नौकरी दे दी गई 15-20 लोगों को। सरकार बदली, स्कीम बंद कर दी, और नौकरी दी हुई थी उनको निकाल दिया। ऐसा कभी होता है? निकाल दिया। मैंने ग्रामीण बस सेवा शुरू की थी, इतने लोग खुश हुए गाँव के अंदर। नई बस प्राइवेट सेक्टर से, नई बसें हमें मिल गई बैठने के लिए, माहौल बदला, उसको बंद कर दिया। सिंधी कैंप आपका शानदार मेरी योजना थी, सिंधी कैंप को बड़ा हवाई अड्डा बनाने का, बंद कर दिया गया। अभी जो बना मैं उसे खुश नहीं हूँ, कि मैं चाहता था जोधपुर बना भी शानदार, वैसे यहाँ बनना चाहिए था। जयपुर राजधानी है, चारों के लोग आते हैं, अन्य राज्यों के लोग भी आते हैं और जाते हैं। वो मैं देखा भी, उद्घाटन किया मैंने, शानदार नहीं बन पाया, जो मैं चाहता था नहीं बन पाया। जोधपुर को बंद कर दिया था बस अड्डे को, अब जाके पूरा होगा वो। सोशल सिक्योरिटी पेंशन में हमने बढ़ोतरी बराबर कर रहे हैं, 250, 500, 750, 1000 रुपये कर दी, 1 रुपया नहीं बढ़ाया लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये लोग बहुत ही नेगेटिव लोग सोचते हैं। हम कह रहे हैं आप आइए साथ में 2030 मिशन के अंदर आइए। ये कोई मेरा मिशन है क्या? ये आपका मिशन है, पब्लिक का मिशन है, जनता का मिशन है, सरकार का मिशन है। सरकार किसी की भी हो। अब महंगाई राष्ट्रीय में शुरू की है। अब उनको पूछो नेताओं को, 1,82,00,000 लोगों ने आके वहाँ पे अपने कार्ड बनवाए। इसका मतलब राजस्थान करीब सब परिवार ने आगे कार्ड बनाया। यहाँ पर 1,63,00,000 पूरे होंगे, 1,62,00,000 बनाए कार्ड। अब बनवा अभी तक चल रहा काम। बीजेपी का एक एमएलए कैंपों में नहीं गया, उनके परिवार वाले गए हैं कार्ड लेने के लिए, गारंटी कार्ड लिए हैं मुख्यमंत्री के साइन से। वो क्यों नहीं गए? वो क्योंकि राजनीति क्या थी? 2030 में क्या राजनीति है? आगे आना चाहिए, वेलकम करना चाहिए उनको। हम सब मिलके सोचेंगे तभी तो रास्ता अच्छा बनेगा। नहीं हो रहा उसका। नए जिले बना दिए हमें, मैंने सुना नेता पति मुझे कह रहा है हम समीक्षा करेंगे उसकी, सजा बनेगी तो। अरे 50 थे, कहते भाई हम 50 बने, हम 80 बनाएंगे तो मुझे खुशी होती। जितने छोटे जिले बनेंगे उतना प्रशासनिक काम शानदार होगा वहाँ पर, ये मैं कहना चाहता हूँ। लोग 100 किलोमीटर जाना पड़ता बेचारे गरीबों को, कलेक्टर में, एसपी के पास में, और कोई अधिकारी है किसी विभाग का शिकायत करने के लिए। कोतपुर लोग आते थे जयपुर, अब कोतपुर खुद जिला बन गया है, आराम हो गया वहाँ के लोगों को।
तो ये जो छोटे जिले बनाने की सोच है वो हमारी सोच है। अभी हमने बनाए हैं जिले 50, हो सकता है और बढ़ोतरी करने की नौबत आके वो भी देखेंगे। हमने कमीशन बना रखा है, उसके लिए अलग से कमेटी बना रखी है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, अब असम के सीएम आ गए, वैसे 5-6 सीएम आ चुके हैं यहाँ पर कैंपेन में। असम के सीएम कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो हम लोग तमाम योजनाओं को बंद कर देंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप चिरंजीवी योजना है, ओपीएस है कर्मचारियों की, 1000 रुपये पेंशन है, 5 में सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग, अन्नपूर्णा किट दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं 2000 यूनिट किसानों को, 100 यूनिट दे रहे हैं हम लोग उपभोक्ताओं को। तो क्या आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री खुद को मैं कहना चाहूँगा, कृपया करके काम करो। आओ, आप 9 वर्ष आ चुके हैं साल के अंदर, कल आए प्रधानमंत्री, नवी बहन आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, स्वागत करते हैं। उपराष्ट्रपति जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, आज उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे, आज 5 जगह एक ही दिन के अंदर, 4 हेलीकॉप्टर, 5 जगह दौरा है आज एक दिन के अंदर, बता दीजिए आप। तो क्या गवर्नर साहब हो चाहे वो उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस पर कहलवा दिया कि प्रोटोकॉल में कोई नहीं आए, ना मंत्री आए, ना गवर्नर आए, ना अधिकारी आए। मैं चाहूँगा शेखावत साहब बने थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा भाई राजस्थान मेरा खुद का घर है, यहाँ प्रोटोकॉल में कोई नहीं आया बार बार, जो मैं बार बार आऊँगा, कई बार आऊँगा। अब चुनाव आ गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपया करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है उसका मान सम्मान जाए, कोई सरकार हो। उपराष्ट्रपति बने थे बेवरिन शेखावत साहब, शानदार स्वागत किया मैंने उनको मुख्यमंत्री निवास बुला करके। उनकी पार्टी लोगों ने नहीं किया, उनकी पार्टी ने स्वागत किया ही नहीं। एक महानगर टाइम के गोपाल शर्मा है, वो पुराने रिश्ते थे, 200 लोगों को बुलाया उसने लक्ष्मी नारायण होटल के अंदर, वो सम्मान था उनका। मुझे बुरा लग रहा था, मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त, मैंने बुलाया शानदार निवास के ऊपर। शेखावत साहब 52 से मंत्री एमएलए बनते आ रहे थे। उस जमाने के ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड, हाईकोर्ट जजेस थे, आईपीएस थे, आईएएस थे, जो भी थे, उन सबको मैंने बुलाया। तो मैंने 2-2.5 घंटे बैठे वहाँ, देखा उन्होंने, इस सबसे मैं मिल पाया एक साथ में। तो मैं कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करता ऐसे मामलों के अंदर। और आज उपराष्ट्रपति बार बार हो रहे, इस महीने में 5-7 बार आगे होंगे, बताइए। जनता तो समझती है इन बातों को, और जनता इनको जवाब देगी। इस प्रकार की जो हरकतें चल रही है राज्य के अंदर कि एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मंत्री के बाद तो काम भी नहीं दिल्ली के अंदर। वैसे भी काम तो आरएसएस का एक बंदा वहाँ बैठा हुआ है विभाग के अंदर, वो जाने सेक्रेटरी जाने, सिस्टम नया बना दिया मोदी जी ने पहली बार आज़ादी के बाद में। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगली बार आए हैं राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने, कोई बंद नहीं होगी, राजस्थान की योजना बंद नहीं होगी। कानून बने हैं, वो कानून रहेंगे, ओपीएस रहेगा। और मैं ध्यान से कहूँगा, 25 लाख का बीमा हमने किया है, आप क्यों नहीं करो केंद्र में? जिस वर्कर एक्ट का हमने कानून बना दिया, आप क्यों नहीं बना रहे हो? केंद्र की जिम्मेदारी हमसे बड़ी होती है। ओपीएस में लागू किया, ओपीएस आप लागू क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो मजाक बना रखी है। आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में तो ओपीएस, और बीएसएफ में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में एनपीएस। हाईकोर्ट के जुडिशरी कमीशन ने कह दिया हम लागू नहीं करेंगे एनपीएस को, ओपीएस रखेंगे। लोअर कोर्ट वाले एनपीएस के अंदर। अभी मैंने फैसला किया है, राजस्थान में उसका ओपीएस, चाहे हाईकोर्ट जजेस हो चाहे लोअर कोर्ट जजेस हो,
सबको एक समान कर दिया हम लोगों ने। ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है एनपीआर गलत है, मानव अधिकार आयोग कह रहा है, सीएनएजी कह रहा है अभी तक नियम कायदे बने नहीं इसके। तो क्या जो कर्मचारी है 35 साल की नौकरी करता है तो बुढ़ापे के अंदर उसका अधिकार नहीं कि वो सिक्योरिटी फील कर सके। ये मानवीय दृष्टिकोण था हमारा। कहे प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार आएगी तो राजस्थान में ओपीएस लागू रहेगी, कानून बनाए हमने वो लागू रहेंगे, वेलफेयर स्कीम ने लागू की उसको लागू रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ का कहना चाहिए। तब उनका अधिकार है आगे कैंपेन करने का। आएंगे लक्ष्यदार बातें करेंगे। अब जान तो मार्केटिंग में तो उस्ताद है वो। मार्केटिंग जो ये मार्केटिंग गुरु है, कहीं होते हैं ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। वो गुरु है नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु जरूर है, मार्केटिंग का गुरु है देश के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ। उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके बोलने का तरीका जो है, आप जानते हो क्या है। कृपा करो हमारे ऊपर, हमारी योजना जो चल रही है, पेंशन चल रही है, बढ़ोतरी करो आप लोग। 200 रुपये देते ही लोग पेंशन में बुढ़ापे के अंदर। क्या मतलब 200 रुपये? तो हमने जो कदम उठा लिए हैं, पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आप भी लागू करो केंद्र के अंदर, फिर आप यहाँ आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और कहिएगा तमाम वो फैसले जो वेलफेयर की राजस्थान सरकार ने किए हैं वो हमने भी लागू कर दिए केंद्र के अंदर, फिर आगे वोट मांगिएगा। और ये कहिएगा कोई भी वादा जो यहाँ किया सरकार ने, फैसले किए, एक भी फैसला हम बंद नहीं करेंगे, ये विश्वास जनता को दिलाओ, फिर आगे वोट मांगो, मेरा मानना है। इसलिए यही बात करता हुआ, क्योंकि मुझे जाना है आगे टूर में, आप लोग भावना देख के मैंने काफ़ी बातें कह दी है। जो आपने कहा है, मैंने कहा था भी सरकार के अंदर, सर एमएलए को कहा मैंने, तुम मांग के वक्त थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। वही मैं आपको कह रहा हूँ, जिससे बैठे हैं हमारे डेरे वाले से बैठे हैं, आप सब साथियों कह रहा हूँ, तुम सब मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा। चुनाव के बाद ऐसे क्या होता। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अनुरोध डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, आयुक्त उद्योग और वाणिज्य। ये अभिनव अभियान चलाया जा रहा है। मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि इसके बाद राष्ट्रगान होगा, कृपया 2 मिनट धैर्य बनाए रखें। सभी वर्गों के हितधारकों से उनके महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त कर एक प्रगतिशील राजस्थान के लिए पहली बार एक विजन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। माननीय, हम आपके आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के संबंधित हितदर्शियों के साथ सार्थक संवाद किया। हम आभारी हैं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी के, जिनके मार्गदर्शन में आज के कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। हम धन्यवाद देते हैं मंच पर विराजमान सभी माननीय मंत्रीगण और अध्यक्षगण, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से आज हमारा मनोबल बढ़ा। मैं आप सभी लोगों की तहे दिल से आभारी हूँ। इस कार्यक्रम में आपके पधारने से यह कार्यक्रम सार्थक बना। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को हम धन्यवाद देते हैं, जिनके माध्यम से राजस्थान मिशन